दोस्तों आज के वीडियो में प्राचीन भारत के दो और मेन सोर्सेज, पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य और विदेशी लेखक यात्रियों के बारे में, और साथ ही बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता के बारे में। दोस्तों भारत के इतिहास का ये पार्ट 2 है। आगे बढ़ने से पहले भारत के इतिहास पार्ट 1 में एक सवाल पूछा था कि 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो इसका जवाब है हमारे 18 पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ भारत के इतिहास पार्ट 2 को शुरू करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेज के वीडियोस के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल टेक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सोर्स पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य के बारे में। भारत के बारे में सबसे पहला जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक कलिंग राज खालेक के समय से है और साथ ही हाथी गुम्फा का अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों करीब 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म यमन राजदूत हेलियोडोरस के विदिशा गरुड़ स्तंभ से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित ऐरण अभिलेख शासक भानुगुप्त के राज से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख शासक मालवा नरेश यशोधर्मन के समय से है। साथ ही आपको एक अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं दोस्तों, सभी अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मूर्ति वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। और प्रयाग स्तंभ लेख शासक समुद्रगुप्त के समय से है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के समय से है। इतरी और जूनागढ़ अभिलेख शासक स्कंदगुप्त के समय से है। ग्वालियर अभिलेख शासक प्रतिहार नरेश भोज के समय से है। एहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से है। नासिक अभिलेख शासक गौतमी बलश्री के समय से। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख शासक रुद्रदामन के समय से है। अब बात करते हैं दूसरे सोर्स विदेशी यात्री लेखकों के बारे में। अरबी लेखक अलवरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इसकी अरबी किताब तहकीक हिंद में राजपूत समाज, धर्म और हमारे रीति रिवाज के बारे में सुंदर प्रकाश डाला गया है। चीनी लेखक फाहियान नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फाहियान ने मध्य प्रदेश समाज और संस्कृति के बारे में बताया है। चीनी लेखक संयुगन 1518 ईस्वी में भारत आए और अपनी 3 वर्षीय यात्रा में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। चीनी लेखक हुएनसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन काल में भारत आए थे और करीब 15 वर्षीय अपनी यात्रा के बाद 645 ईसा पूर्व में वापस चीन लौट गए थे। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने और बौद्ध धर्म ग्रंथों को ले जाने भारत आए थे। हुएनसांग का भ्रमण सीयूकी है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हुएनसांग कहता था कि सिंध का राजा शूद्र था। बहुत कम लोगों को यह फैक्ट पता है दोस्तों कि हुएनसांग की पढ़ाई के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। इत सिंह ने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया और इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। यूनानी रोमन लेखक टालमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल के नाम से किताब लिखी थी। यूनानी रोमन लेखक डायोनेशियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत हुआ करते थे। डायोनेशियस भारत के सम्राट अशोक के दरबार में आए थे। यूनानी रोमन लेखक डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत हुआ करते थे और राजा बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे। डाइमेकस ने मौर्य युग के बारे में लिखा है। यूनानी रोमन लेखक मेगास्थनीज सेक्यूलस निकेटर के राजदूत हुआ करते थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और मैगा की किताब इंडिका में मौर्य साम्राज्य और संस्कृति के बारे में लिखा गया है। इसी तरह से यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस की किताब हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी के भारत फारस के संबंध में बताया गया है और सिकंदर के साथ आए लेखक निरयाकस और अस्ट्रोबुलस के द्वारा
किए गए विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया गया है। मानव विकास के इसी काल को इतिहास कहा गया है और इसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। होमोसेपियस यानी कि ज्ञानी मानव का इस धरती पर आगमन आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले शुरू हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? इसका जवाब चैट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों, और मैं इस सवाल का जवाब अगले पार्ट में दूंगा। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और इसी काल में मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी आई। नवपाषाण काल में मनुष्य का पहला पालतू जानवर कुत्ता हुआ करता था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया और औजार के रूप में कुल्हाड़ी बनाई। अब प्राग ऐतिहासिक काल की 3 महत्वपूर्ण जानकारियां बताते हैं दोस्तों। पल्लावरम नाम स्थान पर पहली बार भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने होते थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। अब लास्ट में बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। पहले बात करेंगे सिंधु काल में हुए विदेशी व्यापार के बारे में। सिंधु काल में तांबा केतड़ी बलूचिस्तान और ओमान प्रदेश से आता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से, इन अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। गोमेद सौराष्ट्र से, राजवर्ध मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से। ये सभी आयातित वस्तुएं थीं। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में, हड़प्पा रावी नदी, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स सन 1921, जिसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान का जिला मोंटगोमरी है। मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो सिंधु नदी, उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी और गोपाल मजूमदार सन 1922 और सन 1931, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला और सिंध प्रांत। कालीबंगन स्थल घग्गर नदी, उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर सन 1953, वर्तमान स्थिति हनुमानगढ़ राजस्थान। कोटदी झी सिंधु नदी, उत्खननकर्ता फजल अहमद सन 1953, खैरपुर सिंधु प्रांत। रंगपुर मदर नदी, उत्खननकर्ता रंगनाथ राव सन 1953 से सन 1954 तक, काठियावाड़ गुजरात। रोपड़ सतलज नदी, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा सन 1953 से सन 1956 तक, रोपड़ पंजाब। सुतकांगेडोर स्थल दास्क नदी, उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स सन 1927 से सन 1962, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। सिंधु सभ्यता में अब आगे। पर्दा प्रथा और वैश्याव्रत सिंध सभ्यता से ही प्रचलित हुई थी और रेडियो कार्बन C4 जैसी नई विश्लेषण पद्धति से सिंधु सभ्यता की सबसे मान्य तिथि 1700 ईसा पूर्व से लेकर 2400 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के मुख्य बंदरगाह माने जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ हुआ करती थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नागान एक प्रमुख स्मारक भी है, जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने की दोनों प्रथाएं प्रचलित हुआ करती थी, जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा हुआ करती थी। लोथल और कालीबंगा में कई युग्म समाधियां भी मिली हैं। और अब अंत में, सिंधु सभ्यता के समय आग में पकी हुई मिट्टी को टेराटोका कहा जाता था। दोस्तों,
दोस्तों, भारत के इतिहास का पार्ट 2 यहीं तक। जल्दी ही मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के साथ, जो यकीनन आपके ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाने में मदद करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो में कोई भी फैक्ट्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और क्या आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पहले से पता है? चैट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। और साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर आज ही जुड़िए। इंस्टाग्राम पर मैं और भी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, जो नॉलेज यकीनन आपको पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वो लाल वाला बटन है, उसे क्लिक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, सदा मुस्कुराते रहिए।